देखिए, आज हम जानते हैं कि जितने भी वंशज हैं, मान लीजिए कि इस वीडियो में सिर्फ आपको 24 वंश के विषय में बता रही हूँ कि 24 वंश के जो संस्थापक हैं, उसके बाद जो शासक करने वाले, मतलब कि बहुत ताकतवर शासक थे वो, और उनके अंतिम शासक। मेन चीज़ यही होता ही है कि आपका कोई सा वंश देगा, उस वंश का संस्थापक के बारे में पूछेगा, उसके बाद वहाँ के कोई ऐसा शासक हो जिस शासक के बारे में पूछेगा जो बहुत, तो मतलब कुछ काम को किया हो, इसके बाद उसमें से अंतिम शासक के बारे में पूछेगा, अन्यथा कुछ नहीं उतना ज़्यादा पूछता है। तो यही आप लोग को देखना है इस वीडियो में कि आपको जो वंश है, वंश के संस्थापक कौन है, उसके शासक कौन है और उसके अंतिम शासक कौन है, यहाँ आपको ये कवर करना होगा। और तो सारी चीज़ आप जानते हो कि उसके संस्थापक कौन है, लेकिन सिर्फ संस्थापक से नहीं होगा, और ये संस्थापक किस राज्य में है ये सब तो आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ का अंतिम शासक भी आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप यहाँ पे पूरा चीज़ के कवर कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए, हम कौन से, पहले हम वंश के विषय में देखते हैं। कौन सा वंश है, जो भी यहाँ पे हमने वंश दिया है कि ये वंश है, इधर साइड में ये वंश के बारे में दिया गया है। इसके बाद दिया गया संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कौन है, तो उन संस्थापकों का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो शासक वहाँ पे, जैसे कि बहुत तो कठोर शासक जो था, जो कुछ काम किया, जिस तरीके से अशोक है, अशोक काम किया। लेकिन देखिए, मौर्य वंश में जो शासक है उसमें तो बिंबिसार भी आएगा, लेकिन हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे। उसमें सुसीम भी आएगा, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ काम को करता है उसके बारे में नाम लिया जाता है। तब हम उस वंश के जो शासक हैं, जो युद्ध कर दिया है, उसके बारे में पूछेगा, जो क्वेश्चन में पूछे जाएगा उसी के बारे में आप लोग बात करोगे। यानी किसी के बारे में बात कर दिया जाए तो उसके बारे में बात हम लोग को नहीं करना, जिसने कुछ किया है उसके बारे में हम लोग को बात करना है यहाँ पे। तो शासक जो है, इसके बाद उसका अंतिम शासक। मेन टॉपिक यही आता है कि इसमें से आपको पूछेगा संस्थापक और अंतिम शासक जरूर पूछेगा, और कहीं कहीं पूछेगा कि जो कुछ काम किया है जो शासक, उस शासक के विषय में, उस शासक ने काम को क्या किया था। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को कवर कर लेना है। तो पहले हम लोग, इसलिए देखिए, अगर हम कभी भी स्टार्ट मैं करती हूँ तो हर्यंक वंश से करती हूँ। क्यों करती हूँ हर्यंक वंश से, क्योंकि ये पहला शासक, पहला वंश से चला हुआ था भारत में। भारत में पहला वंश यही था हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश मान लीजिए कि पूरा 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में से एक सबसे बड़ा महाजनपद बना था जिसका नाम था मगध महाजनपद। और इस मगध महाजनपद का जो पहला जो वंश था वही था हर्यंक वंश। तब हम लोग हर्यंक वंश से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इसके बाद वंशज स्टार्ट हो गए हैं। भारत में जितने भी वंशज आए, पहला वंशज यही हर्यंक वंश। अब धीरे धीरे वंशज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही पे हम लोग को सिर्फ हर्यंक वंश का मतलब पहले समझ लेना चाहिए। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में से एक पूरे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पूरे जो हमारा एक था, अखंड भारत था, उसमें 16 महाजनपद ही थे। और 16 महाजनपद में वहाँ पे अपना अपना वंश चला रहे थे लोग कि हमारा वंश चलेगा। लेकिन इससे सबसे तेज निकल गया था मगध वाला, और सबसे बड़ा भी निकल गया। इसमें से हर्यंक वंश जो था, इस हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था, देखिए आपको अगर दिख रहा है चाहे न दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो सिर्फ आप सुनिए एक बार। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो वंश है, इस वंश का जो हर्यंक वंश है, कौन सा वंश है, हर्यंक वंश है। अब हर्यंक वंश किस मतलब कि राज्य में, किस जगह पे है, किस स्थान पे थे, मगध है, बिहार में मगध है, आपको पता है। तो मगध में ये मगध एक ही जो हर्यंक वंश है, वो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध में ये हर्यंक वंश चला था। पहला वंश यही स्टार्ट किया था। अब ये इसका जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। लेकिन बिंबिसार शासक भी बढ़िया था और ये एक संस्थापक भी बढ़िया था, जो कि हर्यंक वंश का शासक भी बढ़िया था और संस्थापक भी बढ़िया था। लेकिन संस्थापक के में पूछेगा तो बिंबिसार होगा, लेकिन उसी का बेटा अजात शत्रु आता है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही तेज रहता है। यानी कि उसके अंदर भी इतनी ताकतें तो देखिए हर एक राजा के अंदर होता है, लेकिन कोई कुछ काम को करे तो उसके बारे में बात किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अजात शत्रु ने
जैसे कि बौद्ध संगीति, प्रथम बार बौद्ध संगीति इसने कराया था। तो बौद्ध संगीति जो प्रथम बार हुआ था उसमें शासक अगर पूछेगा कौन था तो यही अजातशत्रु ही था उस समय, कि इसने कराया था बौद्ध संगीति। उस समय जब मगध की राजधानी थी राजगृह थी, तो उसी राजगृह में इसने अजातशत्रु ने क्या कराया था, बौद्ध संगीति कराया था। अब इसके अंतिम शासक देखिए, इसी का बेटा आता है उदयन, लेकिन उदयन के विषय में आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम नाग दशक के बारे में बता रहे हैं कि इसके अंतिम शासक हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था नाग दशक था। तो आपको ध्यान में हो गया होगा कि हर्यंक वंश का जो शासक था बिंबिसार था, उसके बाद शासक जो था अजातशत्रु था, और इसके लास्ट वाले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नाग दशक था। इसमें आपको एक चीज़ और पता चल गया होगा, क्या चीज़, कि इसमें बौद्ध संगीति प्रथम बार बौद्ध संगीति इसी ने पहली बार कराया था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनमें से पहला बार इसी ने कराया था। इसी में आपको मिल जाएगा चारों बौद्ध संगीतियाँ। जो बौद्ध संगीति कराया था इसने तो 483 ईसा पूर्व में इसने कराया था, यानी BC में कराया था। 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे कराया था, इसने कराया था राजगृह में। उस समय राजगृह क्या था, राजधानी थी मगध की। ठीक है, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश क्यों, क्योंकि दूसरा आ जाता है शिशुनाग वंश, क्योंकि इसी वंश को खत्म करने के बाद, नाग दशक को खत्म करने के बाद आ जाता है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होता है वो है शिशुनाग। कौन है, शिशुनाग। वहाँ का शासक जो था ये कालाकोस था। अब इस कालाकोस के विषय में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कालाकोस ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराया था, यानी दूसरी बौद्ध संगीति कालाकोस ने कराया था, ये भी वैशाली में कराया था। क्योंकि आते ही शिशुनाग चेंज कर दिया था, राजगृह से हटाकर मगध की राजधानी बना दिया था। कहाँ पे बना दिया था, वैशाली में। तो इस वैशाली में वैशाली के बारे में आपको कालाकोस ने कहा क्या कराया था, दूसरी बौद्ध संगीति कराया था 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे कराया था, वैशाली में। और एक चीज़ ध्यान देना, अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु का बेटा जो उदयन था, उस उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। तो उदयन के बारे में भी आप समझ लेना। ये इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ कि क्योंकि आपको सिर्फ अंतिम और प्रथम और संस्थापक के बारे में देखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक नंदी वर्मन आया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो आया था उसका नाम था नंदी वर्मन। इस नंदी वर्मन को मारने के बाद ही अपना एक वंश एक इंसान ने और तैयार कर लिया। ये सब मगध के बारे में है, मगध में ही ये सब वंशज तैयार हो रहे थे। 7 उसमें वंश आए थे मगध में, और 7 वंशज अपना अपना तैयार कर लिए थे। ठीक है, नंदी वर्मन है। नंदी वर्मन को खत्म करके अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन आया। इसको खत्म करके नंद वंश का स्थापना हुआ था। इस नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे। महापद्म नंद ने ही नंदी वर्मन को मारा था और मार के नंद वंश का स्थापना किया था। तो ये ही संस्थापक है महापद्म नंद। और महापद्म नंद का बेटा आता है जिसका नाम है धनानंद, और यही शासक होता है धनानंद। और इस नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है ये भी धनानंद ही होता है, क्योंकि इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मार देते हैं और अपना चंद्रगुप्त इस धनानंद को मार के अपना एक वंशज स्टार्ट कर लेता है जिसका नाम है मौर्य वंश। देखिए मैं यहाँ पे शुंग वंश कण्व वंश लिख दी हूँ, लेकिन इसके बाद हमें पढ़ना था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का स्थापना हो गया था, चौथे में मौर्य वंश आया। इस मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और यहाँ पे देखिए इसी का बेटा आता है बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार के विषय में मैं नहीं लिखी हूँ। यहाँ पे शासक के विषय में अशोक के बारे में लिखी हूँ, क्योंकि अशोक ने बहुत काम किए थे। अशोक ने ही बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने कराया था 255 ईसा पूर्व में। इसने कराया था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसने क्या कराया था, तीसरी बौद्ध संगीति कराया था, इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख दी हूँ। और इसने देखिए इसने कलिंग पर भी हमला किया था, आक्रमण बोला था, जो 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था, हमला बोल दिया था। राज्य अभिषेक के बारे में पूछेगा तो 269 यानी कि 269 में इसने अपना राज्य अभिषेक कराया था। 269 में इसने अपना राज्य अभिषेक कराया था।
ठीक है, राज्य अभिषेक के बारे में पूछता है, कलिंग आक्रमण के विषय में पूछता है, अशोक किसका बेटा था ये पूछेगा, बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, इसी का भाई, इसने 100 भाइयों को काट दिया था, 99 भाई एक थे और इसका सगा भाई सुसीम था, उसको भी इसने खत्म कर दिया था। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में भी और इसका समझ में आए। अब इसके बाद जो अंतिम शासक मौर्य वंश का आया था वो बृहदर्थ मौर्य था, लेकिन इसके से पहले हम लोगों को, इसके बाद हम लोग को देखना क्या था, शुंग वंश। देखिए, मौर्य वंश का हटा के आया था शुंग वंश, और शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, और इसके शासक भी पुष्यमित्र शुंग थे। इनके समय में बहुत सारे विदेशी आए थे इनके हमला करने के लिए, लेकिन इन्होंने सबको मार पीट के ख़त्म ही करा दिया कि या तो शांत रहो और नहीं तो भैया तुम लोग को ठीक ठाक से रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जाओ। ये इसके बाद इसके अंतिम शासक जो आता है जिसका नाम है देवभूति, ये आता है और इसको हटा के बन जाता है कण्व वंश का स्थापना हो जाता है। किस वंश का? कण्व वंश का। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव रहता है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव रहता है। यहाँ पे जो शासक आते हैं सब भूमि मित्र रहते हैं, ये सब बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो शासक आता है सुशर्मन आता है, जो ये भी कुछ काम लायक नहीं रहता है। तो इसके बारे में तो बहुत ही कम पूछेगा, सिर्फ इसके संस्थापक के बारे में पूछ सकता है। यही आप कण्व वंश के संस्थापक के विषय में आप बता सकते हो। इसके बाद में आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है सिमुख। इसको हटा के कण्व वंश को हटाया के सातवाहन वंश आता है, और सातवाहन वंश का संस्थापक रहता है सिमुख, और यहाँ पे शासक रहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ का शासक रहता है। इसने इंडो ग्रीक वाले बहुत सारे मतलब आए थे, कुछ शासक आए थे, उसको मार के इसने भगाया था, विदेशियों को मार के इसने भगा दिया था। ठीक है, इसके बाद यज्ञश्री अंतिम शासक आते हैं। सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री आते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश का स्थापना। देखिए, अभी तो हम लोगों को इसमें पढ़ना था कि यहाँ पे गुप्त वंश, यहाँ पे हमें वर्धन वंश पढ़ना है, ये उत्तर भारत में जितने भी, लेकिन वो भी बताऊंगी, अभी इधर साइड में है। ये आ जाता है आपका दक्षिण भारत में, जैसे वकाटक वंश। वकाटक वंश पहला वहाँ पे संस्थापक हुए थे। इसके बाद आया था राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। इनके बारे में आपको समझना ही होगा। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था दंती दुर्ग। क्यों आपको सीरियल से नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब कि पूरे एक एक लाइन से इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको कहीं कहीं से पूछेगा, इसलिए इसका आप अच्छे से नोट्स तैयार करना कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था दंती दुर्ग। इसने दंती दुर्ग ने कृतिवर्मन को मार के, यानी चालुक्य वंश के अंतिम शासक को मारा था और अपना एक वंश तैयार कर लिया था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। इस राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। यहाँ पे बहुत सारे शासक आए थे, जैसे कि कृष्ण प्रथम आए। कृष्ण प्रथम ये भी शासक ठीक था। इसने ये महाराष्ट्र में, जैसे दक्षिण भारत में एलोरा मंदिर बनाया, मतलब एलोरा में एक कैलाश जी का मंदिर बना, शंकर भगवान का मंदिर बना था, कैलाश मंदिर इसने स्थापना कर दिया था, बनवा दिया था कृष्ण प्रथम ने ही। ठीक है, अमोघ वर्ष भी आया था। इनमें से कहिए तो बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन इनमें से कृष्ण प्रथम, अमोघ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ ये दरबार में रहने वाला काम। और उसके बाद कृष्ण तृतीय द्वितीय भी आया था और इंद्र तृतीय भी आया था। कृष्ण तृतीय को मार देता है चालुक्य वंश का शासक, तो अंतिम शासक इसका कृष्ण तृतीय आता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक आता है कृष्ण तृतीय, इसको खत्म करके फिर तैयार कर लेता है अपना चालुक्य वंश। तो अभी इसके बारे में पढ़ो। देखिए, आता है वकाटक वंश। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति। कभी कभी आपको विंध्यराज भी बताया जाएगा, लेकिन उनके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। इस विंध्य शक्ति के बाद आए हुए थे प्रवरसेन। ये शासक थे प्रवरसेन। वकाटक वंश के जो शासक थे उनका नाम था प्रवरसेन। ठीक है, इसी सेन वंश में रुद्रसेन था। इसी रुद्रसेन में प्रभाकर की बेटी का शादी हुआ था। प्रभाकर वर्मन के वर्धन वंश के संस्थापक के बाद जो आए थे शासक प्रवर वर्मन, उनकी बेटी राजश्री थी। यही नहीं, उसकी बेटी नहीं थी। यह गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी रुद्र की शादी हुई थी, जहाँ पे रुद्रवर्मन से। नहीं, उसकी शादी नहीं, तो वो तो हुआ था वहाँ पे
ग्रहवर्मन से हुआ था, वो गलत बात है। ठीक है, आपको बस टॉपिक पकड़ना है, क्या चीज़ कि ये कहाँ से बोला जा रहा है, तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि ये वंश तैयार हुआ था इसके बाद ही। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय आया था। पृथ्वीसेन द्वितीय ये अंतिम शासक, वकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। वर्धन वंश, हाँ देखो यही है वर्धन वंश, जिस वर्धन वंश के बारे में आपको भी बता रही थी। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति थे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। पुष्यभूति के बाद आए थे सब, मान लीजिए कि पुष्यभूति बताने के बाद मैं आपको प्रभाकर वर्मन बताती, लेकिन कुछ करने वाला जहाँ हर्षवर्धन था, बहुत कुछ शासन करने वाला हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने ही गौड़ वंश के जो शासक था जिसका नाम था शशांक, इसको खत्म कर दिया था, क्योंकि इसका भाई रहता है राज्यवर्मन और इसकी जो एक बहन रहती है राजश्री, उस राजश्री की शादी हो जाता है किससे, मतलब ग्रहवर्मन से, और ग्रहवर्मन को मार देता है कौन, गुप्त वंश का एक शासक रहता है। गुप्त वंश का जो शासक रहता है जिसका नाम रहता है उसका नाम क्या तो रहता है देवगुप्त नाम रहता है। देवगुप्त ही खत्म कर देता है इसकी बहन के पति को। ठीक है, राजश्री के पति खत्म कर देता है। तो वो अपना यही मेन प्रतापी शासक आता है, जो वर्धन वंश का प्रतापी शासक है ना, यही है। पुष्यभूति तो है, लेकिन पुष्यभूति के बाद जो शासक आता है उसका प्रभाकर वर्धन नाम रहता है। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटा और 1 बेटी होते हैं। प्रभाकर वर्मन के एक बेटा का नाम राज्यवर्मन रहता है, दूसरे बेटा का नाम रहता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन देखिए 16 साल के उम्र में शासक बना हुआ था, क्योंकि इसके पिता भी खत्म हो गए थे, इसका भाई का हत्या शशांक ने कर दिया था, इसलिए ये शासक बन गया था और इसी ने खत्म कर दिया था शशांक को, क्योंकि उसके भाई को खत्म उसने किया था। ठीक है, और उसका भाई ने किसको खत्म, गुप्त वंश के शासक देवगुप्त को खत्म कर दिया था। ठीक है, इसकी बहन कन्नौज में रहती थी, ऐसी कन्नौज फिर ये चला गया कन्नौज में। एक पहले थानेश्वर में थे सब, थानेश्वर से अपनी राजधानी बना लिया, कहाँ पे, कन्नौज में, जहाँ पर उसकी बहन की शादी हुई थी, तो कन्नौज चला गया था, कन्नौज का शासक था। फिर इसको बाद में ख़त्म कर देता है चालुक्य वंश का जो शासक आता है जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र रहता है, पुलकेशिन। कौन रहता है, पुलकेशिन। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को खत्म कर देता है, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई होती है। कहाँ पे, इन दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है नर्मदा नदी के पास में। नर्मदा नदी के तट पे इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो इसको खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसके अंतिम शासक ही भी हर्षवर्धन रहता है, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं आता है जो यहाँ पे राज कर सके, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय बहुत सारे लोग से युद्ध इसका होना स्टार्ट हो गया था। देखो शशांक कितना बहुत प्रतापी था, फिर भी उसको हर्षवर्धन ने मार दिया था। कहते हैं ना, ये सब अपने उत्तर भारत में जितने भी शासक आए थे वर्धन वंश का चाहे गुप्त वंश का, ये बहुत कठोर और बहुत मतलब ठीक ठाक थे। इन सबों के समय कोई अंग्रेज, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता था। लेकिन हम लोग को इतिहास पढ़ना है और इसे हमें पूरे ढंग से समझना है। ठीक है, अब देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक है कुजला कल्डफिसेशन है, लेकिन इस कहा जाता है कि कनिक्स इसके संस्थापक है, लेकिन शासक में कनिक्स ही था। आपको तीनों बौद्ध संगीतियां मैं बता दी हूँ, चौथी बौद्ध संगीति इसी कनिक्स ने कराया था। कुषाण वंश का जो शासक था, ये कुषाण वंश का शासक कनिक्स ही चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में इसने कराया था, और इसने कुंडल वन में कराया था। देखो, कुंडल ग्राम नहीं कहना, क्या कहना, कुंडल वन में इस कनिक्स ने चौथी बौद्ध संगीति कराया था। तो 4 टोटल बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, एक अजात शत्रु के समय, दूसरा कालाकोस के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिक्स के समय ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब यहाँ पे जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था उसका वासुदेव प्रथम नाम था। उसका नाम क्या था, वासुदेव प्रथम था। इस कुषाण वंश को खत्म करने के बाद ही गुप्त वंश आया था, क्योंकि ये कुषाण वंश का जो कनिक्स जो शासक था ना, इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया था, क्योंकि इसने एक सामंती व्यवस्था ला दिया था। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि देखिए, आप काम करोगे तो आपको काम के बदले आपको पैसा ना देके हम जमीन देंगे, ये ऐसे चीज़ को इसने लाया था। तो कनिक्स जैसे ही लोगों को काम कराता उसको ज़मीन देता गया, यहाँ का ज़मीन तुम्हारा, वहाँ का ज़मीन।
तो ये जो सामंत थे ना, यही सामंत उभर के अपना अपना एक एक वंशज ही स्टार्ट कर लिए थे, और यहाँ पे ये अपना हटा, दूसरा ऐसा कोई शासक आया नहीं था। अंतिम शासक इसके जो आए थे, इनको भी हटा उठा के अपना अपना काम करना स्टार्ट। तब हम देखते हैं अब गुप्त वंश के विषय में। यहाँ पे 11 वंश के विषय में आपने देख लिया, आपको टोटल 24 वंश के विषय में देखना है। देखिए इसी में कितना समय लग जाता है, क्योंकि आपको समझाना भी पड़ता है। यहाँ पे समय लगता जाएगा धीरे धीरे, फिर भी आपको सिर्फ सीखना है, समय नहीं देखनी है कि समय क्या हो रहा है। समय तभी देखते हैं जहाँ पे हमें याद नहीं होती है किसी चीज़ का समय, उसमें नहीं बर्बाद जहाँ पे समय हो रहा है उस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको तो कुछ सिखाया जा रहा है, इसमें आपको सीखिए। पहले 24 के बारे में सीख लेंगे तो कितना बचेगा ही, फिर आप सीख लेना, जो बचा हुआ है दूसरे वीडियो में उसको कवर करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम गुप्त वंश के विषय में, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त थे। ये भी एक सामंती व्यवस्था चला रहे थे, सामंत थे और सामंती व्यवस्था चला रहे थे, क्योंकि कुषाण वंश को खत्म करके गुप्त वंश आए थे, तो थोड़ा सा इनके पास जमीन ज़्यादा हो गया। ये गुप्त वंश अपना सामंत व्यवस्था ही चला रहे थे, लेकिन ये ज़्यादातर शासक नहीं कर पाए थे। लेकिन यहीं पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत सारे काम को किया था। इसके बाद इन्हीं का बेटा समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त तो मान लीजिए कि बहुत प्रतापी शासक रहता है, जैसे अब हर्षवर्धन प्रतापी था, इसके बाद ये समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त भारत है, भारत के 9 राज्यों को, उत्तर साइड में 9 राज्यों को जीता था, दक्षिण साइड के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। समुद्रगुप्त का बेटा आता है, समुद्रगुप्त का बेटा का नाम चंद्रगुप्त, उसके बेटा का नाम रहता है क्या नाम रहता है, रामगुप्त, कुछ ऐसे नाम रहता है उसका, रामगुप्त, और एक रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त कोई काम लायक नहीं रहता, चंद्रगुप्त द्वितीय तो काम लायक भी रहता है भैया। वो बहुत ये आए थे सब, क्या नाम है, विदेशी, इनको मार के भगा दिया था। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त के बारे में, इसमें शासक सबसे समुद्रगुप्त, और अंतिम शासक कुमारगुप्त आता है। यहाँ तक कुमारगुप्त के विषय में आप लोगों को समझना है। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था जयसिंह था। चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। वहाँ का शासक सबसे ज़्यादा पुलकेशिन था। इसने क्या किया था, इसने भैया पल्लव वंश के महेंद्रपाल शासक को हरा दिया था। इसने वहाँ के मतलब शासकों को हरा के, जैसे कि पुलकेशिन ने ही मार दिया था, हर्षवर्धन को मार दिया था नर्मदा नदी पर जाके, दोनों में बहुत सारा युद्ध हुआ था और मार दिया था। इसका अंतिम शासक आता है कृतिवर्मन, और कृतिवर्मन को ही मार के ये राष्ट्रकूट वंश स्टार्ट कर लेता है। इधर राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट अपना ये दंती दुर्ग ही उसको मारता है, कृतिवर्मन को मार के राष्ट्रकूट वंश अपना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं पल्लव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंह विष्णु, और वहाँ का शासक महेंद्रपाल था। और वहाँ का जो अंतिम नरसिंह वर्मन यहाँ पे एक शासक था, ये आया था और इसने ही पुलकेशिन को हराया था। नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशिन को हरा दिया था युद्ध में, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हैं, और विजयपाल के बाद आते हैं आदित्य। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शासक आते हैं जो बहुत प्रतापी रहते हैं, जितने भी आते हैं सारे के सारे प्रतापी रहते हैं। जैसे कि राज्यराज था, राजेंद्र प्रथम था, और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। तो राजेंद्र तृतीय भी आप को समझ में आ गया कि चोल वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पे और सारे शासक आए थे, कितने शासक के बारे में आप लोग को समझना है। इसके बाद हम देखते हैं पाल वंश का जो संस्थापक रहता है गोपाल रहता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल रहता है, और यहाँ पे शासक आता है धर्मपाल। फिर उसके बाद में बहुत सारे शासक यहाँ भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं धर्मपाल, फिर महेंद्रपाल, ये सब आते हैं। महेंद्रपाल ये अंतिम शासक आ जाता है। देखिए इसमें दो आते हैं, नाम प्रथम द्वितीय तृतीय लगा दिया जाता है इसमें। सेन वंश के जो शासक हैं, सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन है, और यहाँ का शासक है बल्लभ सेन, और अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बहुत प्रतापी भी शासक था, और इसने कुछ किया भी था। इसको हम शासक के रूप में भी मान सकते हैं, और अंतिम शासक के भी रूप में हम इसे ही मान सकते हैं। प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे नागभट्ट थे, और यहाँ पे जो शासक था वत्सराज था। बहुत सारे इसमें भी आए थे, मिहिर भोज आया था, महेंद्रपाल आया था, फिर अंतिम शासक आया था यशपाल आ गया था, ठीक है। चंदेल वंश का जो संस्थापक था ननकू था। चंदेल वंश का, या फिर इसे जजाक भूति वंश आप कह सकते हैं, यहाँ पे ननकू था, और यहाँ का शासक यशोवर्मन था। और धंग तो बहुत प्रतापी शासक था। धंग जो था ये भी प्रतापी शासक था। इसने जाके भैया अपना क्या कर लिया था,
इलाहाबाद में, प्रयागराज में अपने आप को समाधि, जल समाधि ले लिया था धंग ने। इसने इसके बाद अंतिम इसका नाम है विद्याधर आया, अंतिम शासक, चंदेल वंश का शासक विद्याधर आया। जैसे ही कमजोर शासक पढ़ते जाएंगे अगला शासक आता जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के कोक्कल संस्थापक हैं, यहाँ का शंकर गज यहाँ का शासक हैं, और अंतिम बृहदराज आते हैं। ये सब कोई काम लायक नहीं रहते हैं, फिर भी इनका नाम कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कलचुरी वंश के संस्थापक जो हैं कोक्कल है, इनके बारे में जरूर लिख लेना। गौड़ वंश का जो संस्थापक है यादव राव कहा जाता है। वैसे आप शशांक को कर दिए, शशांक ने किसको, शशांक का हत्या हर्षवर्धन ने कर दिया था, ठीक है। शशांक अंतिम शासक आता है, और यहाँ पे पूर्वी गंग वंश आता है। पूर्वी गंग वंश का जो संस्थापक रहता है उसका नाम है आनंद वर्मन। क्या नाम है, आनंद वर्मन। और यहाँ का शासक आता है नरसिंह प्रथम, और अंतिम शासक भानुदेव आता है। क्या नाम रहता है उसका, भानुदेव आता है। काकतीय वंश, काकतीय वंश का जो संस्थापक रहता है वीटा प्रथम रहता है, और जो शासक रहता है रुद्र प्रथम आता है। और इसके बाद प्रताप रुद्र देव आता है, प्रताप रुद्र देव। ये देखिए काकतीय वंश जो दक्षिण भारत में काकतीय वंश चला था, उस समय बहुत सारे विदेशी भी मतलब कि आक्रमण कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे जो जिसका नाम था क्या है उसका, जैसे कि वंशज अपना अपना चाहे, जैसे खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का एक उसका सेनापति था, उसका नाम था मलिका काफूर। मलिका काफूर को इसने क्या किया था, इसने अपने आप को उससे लड़ा नहीं था। जो अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव आया था, ये लड़ा नहीं था। इसने क्या किया कि इसने कोहिनूर हीरा इसी दे दिया। देखो कोहिनूर यहाँ से हीरा स्टार्ट हो जाता है चलने के लिए। अब यही राजा आता है जिसने कोहिनूर हीरा को देता है, इंग्लैंड तक पहुँच गया ये हीरा। किस तरीके से पहुँच गया, एक वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी किस तरीके से कोहिनूर कहाँ से निकला और कहाँ तक ये चला गया था, ठीक है। इसके बाद में आता है यादव वंश। यादव वंश में भिल्लम पंचम आता है, और भिल्लम पंचम के बाद आता है रामचंद्र देव। इस रामचंद्र देव ने बहुत मतलब अपने दिमाग से लड़ा हुआ था, मलिका काफूर से लड़ा हुआ था, और इसने लड़ा, युद्ध तो किया, हार गया। इसको अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गया, लेकिन इसने कहा कि कोई बात नहीं, ये शासक अपने सर कटाना नहीं चाहता है, सर झुकाना नहीं चाहता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए और ये अपना राज्य कहीं और अलग से करे। तो अंतिम शासक भी यही आपको बता देना है, यादव वंश का शासक और संस्थापक। देखिए आप लोगों ने कितने वंश के बारे में देखा, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, वकाटक वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, पाल वंश, ठीक है। सेन वंश, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, गौड़ वंश, पूर्वी गंग वंश और काकतीय वंश, यादव वंश। ये 24 वंशज के विषय में आपने देखा। अभी तो और सारे के सारे अभी वंशज बचे हुए हैं। मान लीजिए कि अगर मैं दिल्ली सल्तनत वाला से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो उनमें से आपको 5 तो वही वंशज आपको याद करना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कौन सा वंश उसमें से, जैसे गुलाम वंश आपको याद करना हो जाएगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और इसके बाद सैयद वंश, तुगलक, इसके बाद आ जाता है आपका इसका नाम है लोधी वंश। तो लोधी वंश के विषय आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे वंशज को आपको देखना है कि उसके संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन सॉरी खांसी आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना हो जाएगा। जितने भी चीज़ को आपको कवर करनी चाहते हो उस वंशज के विषय में आप पढ़ सकते हो। और एक बात आपको बता दूं, देखिए मैं पढ़ाने के लिए सिर्फ आती हूँ, आप उल्टा सीधा कमेंट न कीजिए प्लीज़। और यहाँ पे कमेंट पढ़ना ठीक है, पढ़ के आपको जो भी क्वेश्चन होता है मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, बट आप लोग ऐसा कमेंट अगर करेंगे तो सॉरी, मुझे देखना भी मतलब मंजूरी नहीं होगा। फिर भी आप लोग से कहती हूँ कि देखिए समाज में अगर जो शिक्षित होगा ना, जिसके माँ बाप ने संस्कार बहुत बढ़िया दिए हैं, वो गलत कभी कर ही नहीं सकता है। और जिसके माँ बाप का संस्कार सही नहीं मिला होगा, जैसे जिसने कुछ बताया ही नहीं होगा, देखिए माँ को ही गाली जाता है कभी भी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अपने माँ को, अपने पिताश्री को गाली किसी से मत सुनवाइए, ना कुछ करिए उल्टा। वैसे तो आता नहीं है, कभी कभार कोई ऐसे मैम को लाइन मार रहा है, ये कर रहा है, देखिए उम्र तो
तुम्हारे माँ से थोड़ा सा कम होगा बाई चांस। हाँ, लेकिन उम्र ऐसा हो गया है कि इसमें लाइन फाइन दुनियादारी ये सब ना, लाइन धरना है ना तो लाइट पकड़ना पड़ेगा। ज़्यादातर आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो इसलिए मैं कहूँगी आप लोगों से कि बहुत आप लोग सावधानी से पढ़िए और देखिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें अपने कैरियर से चिंता है। यहाँ पे जो भी बताया जाता है आपको, सिर्फ आप अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी को अलग सा कमेंट करके, गंदा कमेंट करके, क्योंकि मैं आपके लिए कोई गंदा चीज़ बोलती तो नहीं हूँ, बोलती हूँ आपको गंदी चीज़ तो बोलती नहीं हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ाने के लिए बताती हूँ। हाँ, और एक चीज़ है, आप जो भी, चलो कोई बात नहीं है, आप लोग कुछ भी करो, ये तो आपके ऊपर जाता है कि आपकी संस्कार कैसी है। कोई कहता है कि ये पड़ोसी का है, जानते हो उस पड़ोसी का कोई कहता है ना आपको, तो कितनी भारी गाली पड़ती है उस पर। आप कभी भी ऑब्जेक्शन आप कभी भी उठाते नहीं हो, कभी नहीं कहते हो कि आप ऐसे क्यों बात बोले हो। पड़ोसी वाला कह दिया, अब आप उस बात के लिए कभी नहीं कहोगे। कितनी गंदी गाली पड़ी आपको कि बहुत सारे पड़ोसी वाला हैं, क्योंकि वो अगले को भी आप परेशान किए होंगे तब उसने ऐसा कहा। लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए, क्योंकि टीचर एक गुरु के समान होते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो गुरु होते हैं, उस ज्ञान देते हैं ना गुरु बन के। तो देखिए, आप लोग उस गुरु का सम्मान करिए कि आगे आप लोग का सम्मान होता जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं अब आगे का वंशज बताऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद भैया और थैंक यू।